हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी एडीओ के लिए वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हम ग्रामीण विकास वाले पार्ट को कवर कर रहे थे। कल की क्लास में हमने स्वच्छ भारत मिशन का चरण 2 के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको इससे रिलेटेड डेटा चाहिए क्या, यानी किस क्षेत्र के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है वो डेटा चाहिए। तो उसमें बहुत से स्टूडेंट का कमेंट है कि हमको ये डेटा चाहिए। तो इसी के लिए मैं आज की क्लास में जो पार्ट कवर करूंगा उसमें मैं आपको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जितने भी डेटा हैं जो आपको याद करने चाहिए उसको मैं एक टेबल के फॉर्म में यहां पर आपको समझाऊंगा। अगर स्वच्छ भारत मिशन से डेटा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलानी चीज के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है, तो इससे बाहर आपसे कोई भी चीज नहीं पूछा जाएगा। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा क्योंकि इस डेटा को बताने में आप बार बार देखेंगे 15वें वित्त आयोग का जिक्र आएगा, तो मैं आपको यहीं पर यह भी बता दूंगा कि 15वें वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ में पंचायतों के विकास के लिए कितने पैसे सैंक्शन किए हैं, वो पार्ट भी हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के जो सेकंड चरण है उसमें ओडीएफ गांव को ओडीएफ प्लस घोषित करना है, इसका लक्ष्य रखा गया, उद्देश्य रखा गया है। तो ओडीएफ प्लस गांव की भी अलग अलग रेटिंग होती है, 1 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग। तो वो किस आधार पर कौन सी रेटिंग दी जाती वो पार्ट भी मैं आपके आज की क्लास में बता दूंगा। तो अगर स्वच्छ भारत मिशन से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, हम पूरा पार्ट को कवर कर चुके हैं और आज ये स्वच्छ भारत मिशन अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा अगर आप ये तीनों पार्ट अच्छे से कवर करते हैं। तो ये पार्ट अलग अलग चीज में अलग अलग जगह लिखे हुए मैं उसको समराइज करके आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, जो हमारे ग्रामीण विकास वाला पार्ट चल रहा था उसका 60 से 70% पार्ट हमने कवर कर लिया है। 4-5 योजनाएं और बची है जो मैं आपको डिटेल में यहां पर बताऊंगा। इसके अलावा आपका सूचना का अधिकार अधिनियम बचा है और उसके बाद आपका वाटर शेड मैनेजमेंट वाला पार्ट बचा है। तो आने वाले सप्ताह में आपका पूरा ग्रामीण विकास का जो 30 नंबर वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप उसका बार बार रिवीजन करिए, आपका एक भी क्वेश्चन ग्रामीण विकास से आएगा वो नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। उसके बाद हम आजीविका वाला पार्ट भी करेंगे, तो उसके बाद जो है आपका आजीविका पार्ट भी आने वाले 15-20 दिन में फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? यानी आपका ईडीओ की वैकेंसी अगर मान लीजिए जून जुलाई में भी आती है तो उसके पहले आपका जो 60 नंबर का जो बहुत कठिन पार्ट है वो आपका पहले से कवर रहेगा। और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था वो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम फिर से उसको डिटेल में देख लेंगे। हिंदी का समय मिला तो हिंदी भी देख लेंगे। तो यहां पर आपका पूरा जो मेरा जो एम था कि आपका नोटिफिकेशन आने से पहले आजीविका और ग्रामीण विकास तो मतलब कंप्लीट हो जाए, तो वो पार्ट हम करके रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम नोटिफिकेशन के बाद पंचायती राज करते रहेंगे। जैसे ही आजीविका खत्म होगा पंचायती राज भी देख लेंगे, फिर अगर वो खत्म हुआ समय रहा तो हिंदी भी देख लेंगे। क्लियर है? तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सेकंड चरण, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, 2020-21 से 2024-25 जो है ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सेकंड चरण चलेगा, 2020-21 से 2024-25। तो यहां पर हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 के लिए जो वित्त पोषण का प्रावधान है वो कौन से चीज के लिए, उसको हमने यहां पर लिखा है मद के रूप में, और कितना प्रावधान है वित्तीय सहायता के रूप में हमने सेकंड कॉलम में लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि का मतलब यह है कि घर में व्यक्तिगत जो लोग शौचालय बनाने हैं उनको घर में शौचालय बनाने के लिए एक परिवार को कितना राशि दिया जा रहा है। तो देखिए, बहुत से हम क्या सोचते हैं केवल शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की राशि मिल रही है। नहीं, कभी अगर गलती से कूट में क्वेश्चन आ गया आपका तो इसमें फंसने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि केवल 12,000 रुपए की राशि शौचालय निर्माण के लिए नहीं होती, शौचालय की साफ सफाई रखने के लिए और साथ ही साथ शौचालय में हाथ धोने के लिए, भंडारण क्षमता रखने के लिए भी पैसा 12,000 रुपए है। यानी 12,000 रुपए में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, जैसे कि मैंने बताया व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए। तो केवल शौचालय बनाने के लिए 12,000 नहीं, शौचालय के साथ साथ साफ सफाई रखने और हाथ धोने हेतु पानी के भंडारण की सुविधा रखने के लिए ये 12,000 रुपए की राशि कुल मिलाकर दी जाती है। तो शौचालय
प्लस साफ सफाई प्लस हाथ धोने हेतु पानी के भंडारण सुविधा हेतु, यानी वहां पर पानी के हाथ धोने के लिए वहां पे पानी का भंडार करने के लिए भी कुछ चाहिए, चाहे वो टब हो या कुछ भी हो, वहां पर पानी को भंडार करके रखा जाए कि शौचालय करने के बाद जो है शौच करने के बाद हाथ धोया जाए, उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इन पूरी व्यवस्था के लिए मिलाकर 12,000 रुपए की राशि दी जा रही है। वैसे अगर कभी कूट में आया तब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर सिर्फ लिखा था शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि, तो 12,000 ही लेकर चलना, वही आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पूरा नहीं बताए गए, तीनों को मिलाकर ही 12,000 रुपए दिया जा रहा है। तो आपको जो है याद रखना है कि अगर पूछा जाए शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि, 12,000। कूट में पूछा जाए तो केवल शौचालय मत मारिएगा, कूट में पूछा जाए तो शौचालय प्लस साफ सफाई प्लस हाथ धोने के भंडारण, जो पानी का भंडारण क्षमता वहां पर होनी चाहिए, तीनों को लेके चलिएगा। क्लियर है। अगला हम देखते हैं SLWM गतिविधि। SLWM गतिविधि के लिए कितना पैसा, यानी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितना पैसा दिया गया है। तो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो 2 स्तर में दिए जाते हैं, गांव स्तर पर और जिला स्तर पर। तो किसके लिए कितना पैसा है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राम स्तर SLWM गतिविधि, यानी गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है। तो गांव को भी 2 आधार पर बांटा जाता है यहाँ पर। यदि गांव की जनसंख्या 5,000 से कम है या 5,000 तक है तो उसके लिए राशि अलग है, और यदि गांव की जनसंख्या 5,000 से ज्यादा है तो उसके लिए राशि अलग है। वही हम देख लेते हैं। यदि गांव की जनसंख्या 5,000 तक की है या 5,000 से कम है तो वहां पे ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 60 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाता है। मान लीजिए गांव की जनसंख्या मैं मान लेता हूं 100 है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, गांव की जनसंख्या 100 है मान लेते हैं। तो वहां पर ठोस कचरा प्रबंधन के लिए, यानी ठोस कचरा प्रबंधन यानी प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक उठाने के लिए, या वहां पर जो है आपका कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा टीना वीना ये सब जो होता है, ठीक है, तो ये सब कचरा उठाने के लिए जो आपका 60 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। मान लेते हैं किसी गांव की जनसंख्या 100 है तो वहां पे 100 इंटू वहां पर आप कर लीजिए 60 रुपए, यानी 6,000 रुपए हो गया। तो 6,000 रुपए टोटल उस गांव को केवल ठोस कचरा प्रबंधन के लिए दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि राशि व्यक्ति को दी जा रही है, ये व्यक्ति यहाँ पर इसलिए लिखा है कि उस गांव की जनसंख्या यानी उस गांव में रहने वाले लोग कितने हैं उसके आधार पर प्रति व्यक्ति 60 रुपए दिया जाएगा। अगर गांव की जनसंख्या 200 है तो 200 इंटू 60 कर लीजिए, 12,000 रुपए हो गया। तो 12,000 रुपए ठोस कचरा प्रबंधन के लिए गांव को दे दिया जाएगा, ग्राम पंचायत को। क्लियर है जो कह रहा हूं। तो याद रखिएगा कि 5,000 तक की अगर जनसंख्या है तो ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 60 रुपए प्रति व्यक्ति, और गंदला जल प्रबंधन, गंदा नहीं है गंदला जल है, गंदला जल का मतलब होता है जो हम अगर हम स्नान करते हैं तो जो स्नान के बाद जल निकल रहा है, रसोई से निकलने वाला जल, इनको गंदला जल बोला जाता है। तो गंदला जल प्रबंधन के लिए 280 रुपए पर व्यक्ति। सेम है, अगर गांव की जनसंख्या 100 है तो 280 से इंटू कर लीजिए, 100 इंटू 280 जितना पैसा आएगा उतना गंदला जल प्रबंधन के लिए गांव को दिया जाएगा। क्लियर है। अब हम यहां पर देखते हैं यदि गांव की जनसंख्या 5,000 से अधिक है तो 5,000 से अधिक जनसंख्या गांव के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 45 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ग्राम स्तर पर 45 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा यदि वहां की जनसंख्या 5,000 से अधिक है। गंदला जल प्रबंधन के लिए 660 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। ठीक है, 660 रुपए प्रति व्यक्ति गंदला जल यानी स्नान का जल और रसोई से जो जल निकल रहा है उसके प्रबंधन के लिए 660 रुपए प्रति व्यक्ति। तो क्लियर है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 5,000 से कम जनसंख्या है तो 60 रुपए प्रति व्यक्ति, गंदा जल के लिए 280 रुपए प्रति व्यक्ति। 5,000 से अधिक जनसंख्या है तो ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 45 रुपए प्रति व्यक्ति और गंदला जल प्रबंधन के लिए 660 रुपए प्रति व्यक्ति। अब यहाँ पर इन चीज के लिए ग्राम स्तर जो ठोस तरल प्रबंधन के लिए जो हमने राशि बताई है उसके लिए यहाँ पर कुछ टिप्पणी लिखी हुई है, वो टिप्पणी पढ़ लेते हैं। इस राशि का 30% भाग ग्राम पंचायतों द्वारा अपने 15वें वित्त आयोग के अनुदान से पूर्ति की जाएगी। यानी कि 15वां वित्त आयोग जो है वो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ राशि का आवंटन किया है हमारे राज्य के लिए, और राज्य में जितनी राशि का आवंटन हुआ है उसके पश्चात जो है राज्य वित्त आयोग ये तय करता है कि कौन से ग्राम पंचायत में कितना पैसा दिया जाना है।
तो जो 15वें वित्त आयोग ने जो पैसा दिया, उसके बाद राज्य वित्त आयोग ये तय करेगा कि कौन से ग्राम पंचायत में कितना पैसा दिया जाना है। तो हर ग्राम पंचायत में वित्त आयोग द्वारा जो सैंक्शन पैसा वो आएगा, तो उस ग्राम पंचायत में उस वित्त आयोग की सिफारिश के बाद जितना पैसा आएगा उसका 30% पैसा वो खर्चा करेंगे, ये ठोस एवं जो गंदला जल प्रबंधन के लिए पैसा खर्चा करेंगे। यानी इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा उसका 30% राशि जो है वो 15वें वित्त आयोग के जो अनुदान राशि प्राप्त हुई है उससे दी जाएगा। फिर से एक बार समझा देता हूं, 15वां वित्त आयोग लगभग 7,000 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ के लिए सैंक्शन किया है आने वाले 5 साल के लिए, कि इस 5 साल में पंचायतों को 7,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। उसके बाद जो राज्य का वित्त आयोग है ये तय करता है कि उस 7,000 करोड़ की राशि कौन सी जिला पंचायत को कितना देना है, ग्राम पंचायत को कितना देना है, जनपद पंचायत को कितना देना है, यह तय करता है राज्य का वित्त आयोग। तो राज्य का वित्त आयोग ये तय करेगा राज्य उस क्षेत्र की जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखकर। अब उस ग्राम पंचायत को जितना पैसा वित्त आयोग की सिफारिश पर मिलेगा उसका 30% पैसा, यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर जो पार्ट खर्चा होने वाला है इसका 30% पैसा कहां से लिया जाएगा, जो 15वें वित्त आयोग की जो पैसा दिया है उसके पास जो ग्राम पंचायत के पास पैसा है उससे 30% पैसा काट लिया जाएगा। समझ आ गया? तो फिर से एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन होगा बार बार, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको समझ आ गया आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं समझा उसके लिए मैं फिर से एक बार फिर से बता रहा हूं कि 15वें वित्त आयोग ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए की राशि आने वाले 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ के लिए फिक्स की है, वो पंचायतों में खर्चा करने के लिए, बाकी के लिए अलग है, पंचायतों के लिए 7,000 करोड़। अब वो 7,000 करोड़ की राशि राज्य का वित्त आयोग ये तय करेगा कि उस पैसा को कौन सी ग्राम पंचायत को कितना देना है। अब हर ग्राम पंचायत को अपने ठोस एवं गंदला जल प्रबंधन करना ही है, तो इस ठोस एवं गंदला जल प्रबंधन के लिए जितनी राशि तय की गई है उसका 30% राशि वो जो अनुदान प्राप्त हो रहा है वित्त आयोग से, उस 30% की राशि वहां से वो ले लेंगे। बाकी 70% जो बचा राशि है वो इन लोग अपने जो उनको पैसा मिलता है जो इस राज्य की सरकार देती है उससे वो खर्चा करेंगे, और अपने जो ग्राम पंचायत रहते हैं उनके खुद के भी आय के साधन होते हैं वो वहां से उसको खर्चा करेंगे। लेकिन इस खर्चे का 30% कहां से प्राप्त करेंगे, राज्य वित्त आयोग जो हमको पैसा देगा, सिफारिश जो 15वें वित्त आयोग से मिला पैसा राज्य वित्त आयोग देगा, उसका जो पैसा प्राप्त होगा उससे इसका 30% जो भी खर्चा है वो वहां से ले लिया जाएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट, प्रत्येक यहां पर आप लिखा उस तरीके से रहता है कि आप ये समझ सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग का जितना भी पैसा दिया उसका 30% पूरे यहां खर्चा होगा, ऐसा नहीं, ये इसके लिए जो पैसा खर्चा होगा उसका 30% वहां अनुदान से ले लिया जाएगा। प्रत्येक गांव ठोस कचरा व गंदा जल प्रबंधन हेतु न्यूनतम 1 लाख रुपए खर्च कर सकता है। यानी ठोस एवं गंदा जल प्रबंधन के लिए उनको मिनिमम 1 लाख रुपए तो खर्चा करना ही है अपने गांव में, ये फिक्स है। मिनिमम 1 लाख रुपए खर्चा करना है, मैक्सिमम तो जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उसके आधार पर इंटू कर लीजिए उतना खर्चा तो होगा। अगर जनसंख्या कम है तब भी मिनिमम 1 लाख रुपए खर्चा करना ही है ठोस एवं गंदा जल प्रबंधन के लिए। अगला हम देखते हैं जिला स्तरीय, अभी ग्राम स्तर में देखे थे, अब देखते हैं जिला स्तरीय SLWM गतिविधि, यानी जिला स्तर में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट गतिविधि के लिए कितना पैसा आता है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई, मैंने कल भी बताया था, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई जो होता है वो ब्लॉक स्तर पर होता है, हर ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई होता है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई को 16 लाख प्रति इकाई दिया जाएगा, यानी 16 लाख रुपए की राशि इस इकाई को दिया जाएगा जो कि ब्लॉक स्तर पर काम करी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई, हर इकाई को 16 लाख रुपए दिया जाएगा। यानी जितने ब्लॉक है हर ब्लॉक में एक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई होगा, उनको अपने काम करने के लिए 16 लाख रुपए दिया जाएगा, हर को अलग अलग 16 लाख रुपए। अगला पॉइंट, मली कचरा प्रबंधन के लिए, मली कचरा प्रबंधन यानी जैसे आपका सेप्टिक टैंक रहता है उसके लिए गड्ढे खोदे जाते हैं, उसकी मरम्मत करवानी हो शौचालय की या उस सेप्टिक टैंक की मरम्मत करानी हो तो उसके लिए जिला स्तर पर प्रति व्यक्ति 230 रुपए दिया जाता है। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो ये पैसा जिला कहां पे भेज देगा, गांव के पास भेज देगा मरम्मत करवाने के लिए। तो प्रति व्यक्ति 230 रुपए यहाँ पर दिया जाता है। तो जिले में ग्रामीण क्षेत्र में जितनी जनसंख्या रह रही है उसके आधार पर प्रति व्यक्ति 230 रुपए इनको दे दिया जाता है, और जहां जरूरत पड़ेगी ये गांव को देता रहेगा। अगला पॉइंट है गोवर्धन परियोजना, हमने देखा था बायोगैस, बायोस्लरी ये सब बनाई जा रही है।
जो भी कचरे हैं उसको इकट्ठा करके, जैविक कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको जो है सड़ा गलाकर उससे खाद बना रहे हैं। तो ये सब या बायोडीजल बना रहे हैं या जो आप बोल लीजिए बायोगैस बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गोवर्धन परियोजना के अंतर्गत प्रति जिला 50 लाख रुपए दिया जा रहा है। फिर जिला जो है जिला पंचायत बोल लीजिए, जिला पंचायत अपने क्षेत्रों में, ग्रामों में इस पैसे से जो है गोवर्धन परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए, बायो स्लरी बनवाने के लिए पैसा देगी। तो प्रति जिला 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्लियर है। अगला देखते हैं सामुदायिक स्वच्छता परिसर। जैसे कि मैंने बताया था, अगर किसी गांव में 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं, 100 से ज्यादा घर है, तो वहां पर सामुदायिक शौचालय या सामुदायिक स्वच्छता परिसर होना जरूरी है। तो इस सामुदायिक स्वच्छता परिसर को बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। मैंने आपको यह भी बताया था कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर में क्या क्या रहना जरूरी है, शौचालय के अलावा कपड़े धोने के लिए जगह, स्नान घर, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 3 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। तो ये 3 लाख रुपए, जो भी राशि 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख का जो 30% आता है, उतना पैसा जो 15वें वित्त आयोग से राशि प्राप्त हो रही है उससे ले लिया जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो 3 लाख रुपए का जितना भी 30% होगा, उतना अनुदान के रूप में जो 15वें वित्त आयोग ने हमको पैसा दिया है उसका यहाँ पर हम दे देंगे, इसको अनुदान के रूप में। क्लियर है। तो 30% राशि 15वें वित्त आयोग अनुदान लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था सेम वैसे ही। अगला देखते हैं आईईसी एंड क्षमता निर्माण। आईईसी यानी जो आपका इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन, शिक्षा संचार जो है, और क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम के कुल वित्त पोषण का 5%। मैंने कल भी बताया था आपको कि जितने भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत परियोजना व्यय है उसका 5% राशि आईईसी और क्षमता निर्माण यानी आईसी के लिए, शिक्षा, उसके बाद आपका जो मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो सूचना, शिक्षा और संचार के लिए। अगला है प्रशासनिक व्यय। तो कार्यक्रम के कुल वित्त पोषण का 1% यानी जो परियोजना व्यय है स्वच्छ भारत मिशन का, उसका 1% राशि प्रशासनिक व्यय में खर्चा की जाएगी। इसके बाद है परिक्रामी निधि, इंपॉर्टेंट है। परिक्रामी निधि जो है वो है 1.5 करोड़ रुपए प्रति जिला, और जिले में ये राशि किसके पास रहती है? डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, यानी आप बोल लीजिए जिला जल और स्वच्छता जो मिशन है, ये एक संगठन का नाम है। जिला जल और स्वच्छता मिशन एक संगठन का नाम है। उसके पास 1.5 करोड़ रुपए की राशि रहती है। हर जिले में एक जिला डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन होता है, यानी एक संगठन हर जिले में होता है। उसके पास प्रति जिले 1.5 करोड़ रुपए, यानी हर जिले में वो मिशन होगा, और उसके पास हर के पास 1.5 करोड़ रुपए होगा। ये 1.5 करोड़ रुपए की राशि क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए जो उस गांव क्षेत्र में अगर कोई स्व सहायता समूह काम कर रहा है, कोई सोसाइटी का पंजीकरण है, उनको शौचालय का निर्माण करवाना है या स्व सहायता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पैसा है ये अपने क्षेत्र में जो अच्छे अच्छे स्व सहायता समूह है, ये पैसा उनके बीच बंटवा देंगे। अगर किसी स्व सहायता समूह को अपने सदस्यों के लिए शौचालय निर्माण कराने, यानी किसी सदस्य को अपने क्षेत्र में या अपने घर में शौचालय का निर्माण कराना है, तो वो स्व सहायता समूह से पैसा लेगा ब्याज में, और वो स्व सहायता समूह को पैसा लौटाता रहेगा निधि के रूप में। और स्व सहायता समूह किसको पैसा लौटा देगा? ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन है उसको। तो याद रखिएगा, जैसे हमने परिक्रामी निधि पढ़ा था, तो 1.5 करोड़ रुपए की राशि जिले के पास आएगी, जो जिले का ये संगठन है उसके पास आएगी। जिले का संगठन अपने जो ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं जिले में, वहां पे जो अच्छे अच्छे स्व सहायता समूह बने हैं या सोसाइटी है, उनको ये पैसा देगी एक ऋण के रूप में। और वो जो स्व सहायता समूह है अपने सदस्यों को, अगर उनके सदस्यों को लगता है कि हमको अपने क्षेत्र में या अपने घर में जो शौचालय का निर्माण कराने है, शौचालय की मरम्मत कराना है, समय समय पर पैसों की जरूरत पड़ते रहती है, तो वो पैसा स्व सहायता समूह से ले लेंगे, और वो ब्याज के रूप में पैसा स्व सहायता समूह को देंगे, और ब्याज के रूप में ये पैसा स्व सहायता समूह अपने जो डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन है उसको लौटाते रहेगा। तो ये भी परिक्रामी निधि का भी यहाँ पर प्रावधान है, इसको भी याद रखिएगा। 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रति इकाई को दिया जाता है, या प्रति जिले में जो डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन काम कर रहा है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी डेटा थे उसको मैंने एक टेबल फॉर्म में कवर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ 15वें वित्त आयोग के बारे में। तो 15वें वित्त आयोग का जो वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280 के तहत होता है। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे एनके सिंह।
ठीक है, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो अपनी सिफारिशें दी हैं वो सिफारिशें 2020-21 से लेकर 2025-26 तक के लिए दी हैं। तो 15वें वित्त आयोग ने जो सिफारिश दी है वो 2020-21 से लेकर 2025-26 के समय तक के लिए है। इन्होंने जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है वो है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो ये साल है 2020-21 से 2025-26 तक, इसके लिए कुल 7,123 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान दिया है कि इतना पैसा इनको आना चाहिए छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के लिए, यानी सुदृढ़ीकरण के लिए। तो 7,123 करोड़ रुपए की सिफारिश की 15वें वित्त आयोग ने पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? तो ये 7,123 करोड़ रुपए में से जो 60% की राशि होती है वो टाइड ग्रांट है, यानी बद्ध अनुदान। टाइड ग्रांट का मतलब ये है कि 15वें वित्त आयोग ने ये पैसा देते समय बताया होगा कि ये पैसा जो है आपको ग्राम पंचायत के इस काम के लिए प्रयोग करना है, यानी जल के लिए, ठीक है, वहां पे गंदगी हटाने के लिए, स्वच्छता के लिए, जो भी बोलिए। तो यहाँ पर बताया होगा कि जो मैं पैसा दे रहा हूं उसका 60% राशि आपको ग्राम पंचायत या जनपद या जिला में यही क्षेत्र में मतलब खर्चा करना है। तो इसलिए इसको बोले हैं टाइड ग्रांट, यानी बद्ध अनुदान। तो 7,123 करोड़ का 60% राशि पहले से वित्त आयोग ने बताया कि आपको इन चीजों में खर्चा करना है ग्राम, जनपद और जिला पंचायत में। और 40% जो पैसा होगा उसमें वो नहीं बताया है कि आपको ग्राम, जनपद या जिला में यहाँ खर्चा करना है। जैसे जरूरतें पड़ेगी राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर खर्चा कर दिया जाएगा 40%। लेकिन ये 60% राशि फिक्स होती है कि आपको इन क्षेत्रों में ही खर्चा करना है। ये 40% अबद्ध अनुदान है, यानी अनटाइड ग्रांट है, जिसमें ये नहीं बताया जाता है कि राशि कहाँ पे खर्चा करना है। ये राज्य का जो वित्त आयोग रहेगा वो बताएगा, परामर्श देगा सरकार को कि इन क्षेत्रों में, इन पंचायतों में ये खर्चा करना चाहिए इस क्षेत्र में। तो 40% राशि फिक्स नहीं होती कहाँ खर्चा करना है, जबकि 60% राशि पहले से फिक्स करके 15वें वित्त आयोग ने बताया कि यहाँ खर्चा करना है। क्लियर है? तो राशियों का आवंटन राज्य वित्त आयोग की सलाह पर होता है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर अब जो है, जैसे राज्य वित्त आयोग ने एक जिले में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 करोड़ रुपए की राशि एक जिले के लिए फिक्स कर दी। तो उस 100 करोड़ राशि का जो जिले के लिए फिक्स कर दी, तो उस 100 करोड़ राशि का 10% यानी 10 करोड़ रुपए खर्चा कहां पे होगा? जिला पंचायत स्तर पर। 15% खर्चा यानी 15 करोड़ रुपए का खर्चा कहां पे होगा? जनपद पंचायत स्तर पर। और 75% यानी 75 करोड़ रुपए खर्चा कहां होगा? ग्राम पंचायत स्तर पर। यानी एक जिले के लिए जितनी भी राशि दी जाती है, राज्य वित्त आयोग जो यहाँ पर सलाह देगा उतनी राशि एक जिले के लिए फिक्स होती है। तो उस जिले को जो भी राशि फिक्स हुई है, 10% खर्चा जिला पंचायत स्तर पर होगा, 15% का खर्चा जनपद पंचायत स्तर पर होगा, 75% हिस्सा ग्राम पंचायत स्तर पर खर्च होगा। तो इनका आधार क्या होता है कि कौन जिले को कितना पैसा दिया जाना है या कौन सी ग्राम पंचायत को कितना पैसा दिया जाएगा। इसके दो आधार होते हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर जो है यहाँ पर राशि फिक्स की जाती कि किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया जाना है। क्लियर है? अब हम ये देख लेते हैं कि ओडीएफ प्लस गांव की रेटिंग भी होती, जैसे कि मैंने बताया कि ओडीएफ से ओडीएफ प्लस बनने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए। पहला, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ठोस प्रबंधन होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा तरल प्रबंधन होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए। तो जैसे जैसे कोई गांव, जैसे मान लीजिए एक जगह शौचालय बन गए, ओडीएफ का दर्जा आ गया, व्यक्तिगत शौचालय बन गए, और संस्थाओं में भी शौचालय बन गए तो ओडीएफ का दर्जा आ गया। अब ओडीएफ के बाद अगर उसमें वहां पे उन्होंने ठोस प्रबंधन का कार्य कर दिया या तरल प्रबंधन का कार्य कर दिया, दोनों में से कोई एक भी कर दिया तो 1 स्टार रेटिंग उनको मिल जाएगी। वैसे वैसे वो ओडीएफ प्लस के जितने भी प्रावधान है वो जैसे जैसे पूरे करते जाएंगे उनकी रेटिंग बढ़ती जाती है। तो अगर ओडीएफ प्लस की स्टार रेटिंग, तो ओडीएफ प्लस का जो 1 स्टार रेटिंग है उसको बोला जाता है वो गांव उदयमान या एस्पायरिंग गांव है। ठीक है? तो ओडीएफ प्लस की 1 रेटिंग का मतलब है उदीयमान या एस्पायरिंग। ठीक है? तो ओडीएफ प्लस की 1 रेटिंग कब मिलती है? पहले कोई भी गांव ओडीएफ घोषित कब होता है? ओडीएफ घोषित तब होता है जब वहां पर शौचालय का निर्माण हो जाता है। तो शौचालय का निर्माण हुआ यानी सभी परिवार व संस्थानों में शौचालय का निर्माण हुआ, वो गांव क्या हो जाता है? ओडीएफ। अब जैसे ही ये शौचालय निर्माण के साथ साथ यदि गांव में ठोस अथवा तरल अपशिष्ट प्रबंधन में से कोई एक काम हो गया,
यानी ठोस तरल प्रबंधन का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का काम कर दे या तरल अपशिष्ट प्रबंधन, दोनों में से कोई एक काम भी हो जाता है तो वैसे ही वो ओडीएफ गांव क्या हो जाएगा, ओडीएफ प्लस की 1 स्टार रेटिंग प्राप्त कर लेगा। क्लियर है? यानी ओडीएफ तो यहीं पर हो गया शौचालय निर्माण के साथ। शौचालय निर्माण के साथ उसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन में से कोई एक भी कार्य कर दिया तो उसको ओडीएफ प्लस की 1 स्टार रेटिंग मिल जाएगी, यानी वो गांव उदीयमान या एस्पायरिंग गांव हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं ओडीएफ प्लस का 3 स्टार रेटिंग, 2 स्टार नहीं होता ना, 1, 3 और 5 स्टार रेटिंग होता है। तो ओडीएफ प्लस की 3 स्टार रेटिंग क्या है, उसको बोलते हैं उज्जवल या राइजिंग विलेज। उज्जवल विलेज या राइजिंग विलेज बोलते हैं। तो पहला शौचालय निर्माण प्लस ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यहां पर ऑप्शन दिया गया था या तो ठोस प्रबंधन हो या तो तरल प्रबंधन हो तो 1 स्टार रेटिंग मिलता है। अगर ये दोनों हो जाए, ठोस प्लस तरल दोनों हो जाए शौचालय के साथ, तो वो गांव 3 स्टार रेटिंग में आ जाते हैं, यानी 3 स्टार रेटिंग वाला गांव हो जाता है। तो शौचालय प्लस ठोस एवं, यहां पर अथवा लिखा है, यहां पर एवं लिखा है। अथवा का मतलब ठोस या तरल में से कोई एक, और एवं का मतलब दोनों। ठीक है? तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी हो, दोनों हो, प्लस शौचालय, तो ऐसे गांव को ओडीएफ प्लस की 3 स्टार रेटिंग मिलती है। तो ओडीएफ प्लस को उज्जवल राइजिंग 3 स्टार रेटिंग गांव तब बोला जाता है जब शौचालय के साथ साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो दोनों का काम हो जाए। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 काम हो गया तो 3 स्टार रेटिंग, 1 प्लस ये दोनों में से कोई यानी 2 काम हो गया तो 1 स्टार रेटिंग। अगला देखते हैं ओडीएफ प्लस की 5 स्टार रेटिंग, उत्कृष्ट मॉडल, उत्कृष्ट विलेज या मॉडल विलेज इसको बोला जाता है, आदर्श गांव बोलते हैं ना, वही है। ओडीएफ प्लस की 5 स्टार रेटिंग, उत्कृष्ट या मॉडल विलेज कब बनेगा, जब सभी परिवार व संस्थान में शौचालय हो जाए, ये तो कंपलसरी, प्लस ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन जो यहाँ हो रहा था वो भी हो जाए, प्लस कम कूड़ा, कम जमा पानी व प्लास्टिक अपशिष्ट जमा ना हो, प्लस दीवार में पेंटिंग हो जो लोगों को जागरूक करने के लिए। तो अगर वो गांव में शौचालय भी निर्माण हो जा रहा है, प्लस ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी हो रहा है, ठोस तरल दोनों, प्लस कम कूड़ा, कम जमा पानी और प्लास्टिक प्रबंधन भी हो रहा है, और दीवार में पेंटिंग भी जागरूकता के लिए की जा रही है, तो ये सब काम होगा तो वो ओडीएफ प्लस की 5 रेटिंग पाने वाला गांव हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा ओडीएफ के लिए 1 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग और 5 स्टार रेटिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1 स्टार रेटिंग मतलब उदीयमान या एस्पायरिंग विलेज, 3 स्टार रेटिंग यानी उज्जवल या राइजिंग विलेज, 5 स्टार रेटिंग यानी उत्कृष्ट या मॉडल विलेज जो बोला जाता है, ये ओडीएफ के अंतर्गत जो ओडीएफ प्लस गांव होते हैं वो इतने स्तर में बटे होते हैं, 1 रेटिंग, 3 रेटिंग, 5 रेटिंग। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना भी स्वच्छ भारत मिशन से मेरे को डेटा या कोई भी चीज आपको बतानी थी सब मैं बता चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।